नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पहले भी आए हैं और किस तरह के प्रश्न आते हैं उनसे मिलते जुलते प्रश्न भी आप तैयार करेंगे और वो प्रश्न भी तैयार होंगे तो उनमें से भी बहुत से प्रश्न आपको परीक्षा में उपयोगी होंगे। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अक्षसु किस विभक्ति का रूप है? तो ये शब्द रूपों से प्रश्न है। शब्द रूप आपने तैयार किए ही होंगे। तो अक्षसु किस विभक्ति का है? तो बहुत बड़ा वीडियो न करते हुए जो मुख्य इसके उत्तर हैं उन पर ही हम चर्चा करेंगे। तो ये सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में बनता है अक्षसु और ये नपुंसकलिंग में इसके रूप चलते हैं। आगे देखिए, इष्टुनाष्टु के अनुसार संधि रूप है क्या है? तट्टी का है तो तत्थंटी का तट्टी का। ठीक है। 91 का संस्कृत शब्दात्मक क्या रूप होगा? माने 91 को संस्कृत में क्या कहेंगे? 91 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? एक नवति कहेंगे। अद्यतन भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। अद्यतन भविष्य के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो देखो ये क्या प्रयुक्त होता है? लुट लकार। अनद्यतने लुट, इसमें भूधातु के रूप चलते हैं भविता भवितारो भवितारा। तो लुट लकार प्रयोग होता है अनद्यतन भविष्य के लिए। न अद्यतन है तो अनद्यतन है। गम धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन लुंग लकार, क्षम्यताम, लुंग लकार में। तो लुंग लकार में गम धातु के रूप बनते हैं अगमत, अगमताम, अगमन। और इन्होंने पूछा है बहुवचन में, तो बहुवचन में क्या बनेगा? आगमन। तो आगमन कहाँ है? वी। ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा? भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप होगा? तो अभूत, अभूताम, अभूवन, ये रूप चलते हैं। ठीक है, लुंग लकार में। तो एक वचन में पूछा है तो क्या हो जाएगा? अभूत। हल संधि किसे कहते हैं? हल संधि किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? व्यंजन संधि को। स्वर संधि हच संधि को कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि को कहते हैं। पितृ आकृति ही का शुद्ध संधि रूप क्या होगा? तो पितृ प्लस आकृति है, क्योंचि सूत्र से यण हो जाता है। ठीक है, तो पितृ आकृति में क्या बनता है? पित्राकृति होता है। री के लिए रा यण हो जाता है, तो ये पित्राकृति ही बन जाएगा। पित्राकृति ही। आगे देखिए, चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास है तो कौन सा है? तो यूपादारु, यूपदारु। बहुत बार ये आता है। ये चोराद्वयम, चोरभयम पंचमी तत्पुरुष, राज्ञा पुरुषा, राजपुरुषा षष्ठी तत्पुरुष और सभायाम पंडिता, सभा पंडिता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके समास भी आपको तैयार होने चाहिए। द्विगु समास, द्विगु समास युक्त शब्द कौन सा है? तो संख्या पूर्वे द्विगु। ठीक है। अच्छा, हिमस्य अत्ययः का समस्त पद क्या होगा? तो हिमस्य अत्ययः अतिहिमम हो जाएगा। अतिहिमम। निर्मक्षकम में समास है तो मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षकम कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। ठीक है। आगे देखिए, हरित त्राता में समास है। कौन सा त्रात है? तो कौन सा समास है? तो हरिणा त्राता, हरित त्राता, तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। उबांग वध्यांग वशा सूत्र है, कौन से कारक का है? तो उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक बस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है, तो एक कर्म कारक का हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, परिता के युग में कौन सी विभक्ति होती है? परिता के युग में तो अभिता, परता, समया, रिक्षा, हा प्रतियुग की। इन शब्दों के युग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है। इत्थम भूत लक्षणे किस कारक का है? तो ये करण कारक का है। इत्थम भूत लक्षणे, इसका उदाहरण है जटाभिस्तापसः। जटाभिस्तापता में तृतीया
करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इत्थंभूत लक्षण है। तस्मै श्री गुरुवे नमः वाक्य में श्री गुरुवे है माने किसी व्यक्ति का है, तो ये चतुर्थी व्यक्ति में है, नमः के योग में चतुर्थी हो रही है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, सूत्र किस कारक का है? तो ये अधिकरण कारक का है। समय बहुत कम है इसलिए मैं आपका बहुत समय न लगते हुए डायरेक्ट जो उत्तर है उस पर ध्यान एकत्रित कर रहे हैं, केंद्रित करते हैं। पा धातु परस्मैपदी का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। पा का क्या है? पिवादेश हो जाता है सार्वधातुक लकारों में, तो पिबती पिबतः, तो द्विवचन में क्या बन जाएगा? पिबतः बन जाएगा। आगे देखिए, भी धातु परस्मैपदी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा? मध्यम पुरुष एक वचन का, तो बिभेति प्रथम पुरुष का, और एक वचन में क्या बनेगा? विभेषी, विभेषी बनेगा। ठीक है, विभेषी। माहेश्वर सूत्र में हा कितनी बार आया है? तो हा कितनी बार आया है? तो 14 सूत्र है माहेश्वर सूत्र। आई उण री लिरिक ए ओंग आई औच हाय बरट। एक तो ये हो गया। लण यम गणनम झबय गणदस जब गणदस ख फ छट चटतव कपय सस्सर हल, एक ही हो गया। तो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये 33 है। यहाँ एक नोट है, इसको आप देख लें। पाणिनि के 14 सूत्रों में, माने पाणिनि के 14 सूत्रों के अनुसार यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कुल कितने वर्ण हैं? 42 वर्ण हैं, जिनमें 33 व्यंजन हैं और 9 स्वर हैं। ठीक है, यदि इनके अनुसार पूछा जाता है तो, और वैसे पूछा जाता है तो आपको पता ही है, सामान्यतः वर्णमाला की बात होती है। तो अदस शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का क्या रूप होगा? स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का तो क्या होगा? असौ अमु अमूह, ये बनेगा ना प्रथमा में, तो एक वचन में क्या बनेगा? असौ। पुल्लिंग में भी असौ बनता है, स्त्रीलिंग में भी असौ बनता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। नपुंसक लिंग में अदह बनता है। लिरी का उच्चारण स्थान क्या होगा? लिरी का उच्चारण स्थान तो लिर तुलसानाम दंतः। ठीक है, लिर तुलसानाम दंता हो जाएगा। पावका का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अयादि संधि है इसमें, तो पौ प्लस अकः पावका। ये देखो 2004 में भी आया, 2009 में भी आया है प्रश्न। भीत्रार्थानाम भय हेतु, ये भी 4 और 9 में 2 बार आ चुका है। भीत्रार्थानाम भय हेतु कौन सा कारक है? तो ये अपादान कारक का है, पंचमी विभक्ति होती है। उपसर्ग धातु के साथ कहाँ पर आता है? तो उपसर्ग लगता है, और उपसर्ग लगने से धातु का अर्थ भी बदल जाता है। तो धातु के साथ कहाँ आता है? तो धातु के साथ पहले लगता है उपसर्ग, पहले। जैसे बसती और उपसर्ग लगा देंगे, नी उपसर्ग लगा देंगे तो निबसती, तो पहले लगता है। हनुमते नमः में हनुमते में कौन सी विभक्ति है? तो हनुमते में चतुर्थी विभक्ति है नमः के योग में। हनुमते थोड़ा सा रामाय बालकाय ये ज़्यादातर तैयार होते हैं, हनुमते नमः, इसलिए नमः के योग में चतुर्थी है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, लट लकार किस काल का बोधक होता है? तो लट लकार तो वर्तमान काल का बोधक होता है। रामः पुस्तकम पठति, बातचीत से आया है, इस पर थोड़ा सा आप 1-2 दिन ध्यान दे लेंगे, वैसे आपने किया ही होगा अभ्यास अच्छी तरह से। तो वाच्य परिवर्तन से प्रश्न आते ही हैं। तो रामः पुस्तकम पठति, तो रामः का क्या बन जाएगा? रामेण। पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा, और पठति का बन जाएगा पठ्यते। तो रामेण पुस्तकम पठ्यते कहाँ पर है? तो रामेण पुस्तकम पठ्यते, ये हो जाएगा रामेण पुस्तकम पठ्यते। संबोधन च सूत्र किस विभक्ति से कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है संबोधन च से। ठीक है, द्वादश पद में समास है। द्वादश पद में तो द्वौ च दस च, 4 थे द्वंद्व। इसमें संख्या पूर्व द्विगु नहीं मानना है, ध्यान रखना है, द्वंद्व समास है द्वादश में। द्वौ पादौ यशसः, द्वौ पादौ यशसः, इस विग्रह, ये विग्रह है, इसका क्या बनेगा? तो द्वौ पादौ यशसः द्विपाद, ये होगा। चिकीर्षु किस धातु से बना है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आया है। ठीक है, चिकीर्षु में कौन सी धातु है? हैं? तो
कृष धातु, ऐसा लग रहा है जैसे कृष धातु है, किंतु कृष धातु नहीं है, क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री धातु है चिकीर्षु में। उवाच किस लकार का रूप है? देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उवाच किस लकार का है? तो लकार का है ये, लिट लकार का। ठीक है, ब्रू धातु का बनता है। देखिए लिट में क्या बनता है? उवाच ऊचतु ऊचुहु। विघाताय में कौन सी धातु है? विघाताय में, तो विघाताय में कौन सी धातु है? तो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें भी थोड़ा सा अलग हटके पता नहीं चल रहा। हन धातु से बनता है। बी और आंग उपसर्ग पूर्वक हन धातु से घ करके विघाताय बनता है चतुर्थी में। चतुर्थी एक वचन का रूप है विघाताय। हरि रम्य में किस वर्ण का लोप हुआ? तो हरिर रम्य, हरि रम्य, रो री शिरा का लोप हो जाता है, हरि रम्य बन जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप देख रहे थे, ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हरि रम्या, हरि रम्या, ये हो गया ना, हरि रम्या। और सहयुक्त या प्रधान सूत्र किस कारक का है? तो ये संप्रदान कारक का है। नहीं, क्षम्यताम, सहयुक्त सह के योग में कर्ण कारक का है। किसका है? कर्ण कारक का है। स्प्रिय रीप्सिता समझ के संप्रदान बोल रहे थे हम। सहयुक्त या प्रधान ये है, सह के योग में तृतीय व्यक्ति होती है ना, कर्ण कारक का है। पुत्रेण सह गता पिता। सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन् में विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है? तो इसमें यस्य च भावेन भावलक्षणम सप्तमी विभक्ति है। बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन का क्या रूप होगा? तो एक वचन का होगा बालकाय, बालकाय बन जाएगा। अस्मद शब्द का सप्तमी एक वचन का अस्मद, युष्मद और अदस शब्द के रूपों को विशेष रूप से आपको देखना है। तो सप्तमी के एक वचन में क्या बनेगा? तो मई बनेगा। अस्मद का क्या बनेगा? मई। और युष्मद का क्या बनेगा? त्वयि। तेरह के लिए संस्कृत में क्या कहेंगे? तेरह के लिए संस्कृत में क्या कहेंगे? त्रयोदश कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रयोदश। तथेति का संधि विच्छेद क्या होगा? तथेति का, तो तथा इति, तथा इति, तथेति। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। संस्कृत में 10,000 को क्या कहते हैं? संख्या में से भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो 10,000 को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो अयुतम कहते हैं, अयुतम 10,000 को। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। यम गणना नाम नासिका च, यम गण न, 5 हैं। 5 जो वर्ग हैं उनका पंचम अक्षर अनुनासिक होता है। भू धातु परस्मैपद पद का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप देखिए। भू धातु परस्मैपद पद लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनेगा? अभवः, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः। ठीक है। अपजिहीर्षु में कौन सी धातु है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अपजिहीर्षु में कौन सी धातु है? तो इसमें ह्री धातु, ह्री धातु का है अपजिहीर्षु। उह्यते में कौन सी धातु है? तो उह्यते में कौन सी धातु है? तो बह धातु है, संप्रसारण होकर के उह्यते बनता है कर्मवाच्य में। शिरोभिरुह्यते एक रातार्जनीय में आया है ना, शिरोभिरुह्यते। पत्यों में कौन सी विभक्ति है? तो पत्यों में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का एक वचन है पत्यों। ठीक है। और विचिन्ति में कौन सा समास है? विचिन्ति में कौन सा प्रत्यय है? क्षम्यताम, विचिन्ति में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है विचिन्ति में? बताइए। ल्यप प्रत्यय है। जब भी धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग आदि होगा तो कित्वा न होकर के ल्यप होता है, अर्थ एक ही होता है। तो ये इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे कुछ आपके लिए हमने उपस्थित किए, इनको आप तैयार करें और इसी तरह के प्रश्न आएंगे। शब्द रूप, धातु रूप, संख्याएं, इनको आप
व्याकरण में विशेष रूप से संधि समास कारक, इनको आपने जो तैयार किया है, एक बार परीक्षा से पूर्व इसका रिहर्सल आप कर लें।